हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच भारत में कोरोना वैक्सीन पर अभी तक क्या तैयारी हो रही है, कब तक वैक्सीन आ सकती है, इन सभी सवालों के जवाब दिए देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी ने। कोरोना वैक्सीन पर आपके मन में तमाम सवाल उठ रहे होंगे, बहुत सी चीजें आप जानना चाहते होंगे। ब्रिटेन में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। ब्रिटेन ने अगले एक हफ्ते के अंदर तमाम लोगों के लिए वैक्सीन बाजार में उपलब्ध कराने की एक योजना बना ली है। डॉक्टर गुलेरिया अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात कर पा रहे हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल वही, ब्रिटेन में अगले एक हफ्ते में दवा आ गई है, आ जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी लोगों के लिए। रशिया में आ रही है, मॉस्को में आ रही है। हमारा नंबर कब आएगा? कितने और हफ्तों का इंतजार करे एक हिंदुस्तानी? तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो ट्रायल चल रहे हैं, फेज 3 ट्रायल, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन जो उनका अंतिम चरण पे है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस महीने में ही एंड तक या अगले साल के पहले महीने में हमें इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन या रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाना चाहिए कि हम वैक्सीन जो है भारत में भी लगा पाए। हमारे लिए चैलेंज जो ये है कि जो वैक्सीन हमारे लिए अवेलेबल हो, वो उसकी इनफ डोजेज भी अवेलेबल होने चाहिए, मात्रा भी उसकी इनफ होनी चाहिए कि हम जिन जिन लोगों को लगाना है उनको हम पूरी तरह से लगा पाए। तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल जाएगा, इसका मतलब जो लोग जिनका वैक्सीन लगना है वो प्रोसेस हम शुरू कर सकते हैं जनवरी के महीने में, जनवरी 2021 में भारत में भी? बिल्कुल। तो उसमें दो चीजें बहुत जरूरी है समझना। एक तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल जाए, जिससे हमें अब परमिशन मिल जाए अथॉरिटीज को कि अब आप ये वैक्सीन जो हमने स्टडी की है ये सेफ है और इफेक्टिव है। दूसरा, फिर हम जो काम चला हुआ है कि हम इस तरह से एक पूरा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीन को लगाने की भी पूरी चेन तैयार करें, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, डाइवर्स नेशन है, शहर भी हैं, छोटे शहर भी हैं, गांव भी हैं। तो सारी जगह पे वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन रहेगी, और जो जिन्होंने टीका लगाना है वैक्सीनेटर्स, उनकी पूरी ट्रेनिंग हो जिससे वो टीका ठीक से लगा पाए। जिन लोगों को प्रायोरिटी में पहला टीके लगने हैं उनकी लिस्ट बने जिससे उनको हम टीका दे पाए। और ये जो वैक्सीन है इसके 2 डोजेज है। आप एक दफा एक डोज लगाओगे, फिर आपको 3 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगाना है, तो वो उसकी पूरी तैयारी हो जिससे कोई मिस ना हो दूसरे डोज के लिए, और वो भी साथ साथ तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो इसमें भी कुछ थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अगले साल के जनवरी फरवरी में, अगले 2-3 महीने में वैक्सीन की पूरी जो प्रक्रिया है हमारे देश में शुरू हो जाए। इमरजेंसी ऑथराइजेशन जिस वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, ये वही है जो सीरम इंस्टीट्यूट में बन रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया था लास्ट सैटरडे को? हाँ जी। तो ये हमारे पास अब जो वैक्सीन जो एडवांस स्टेज में है वो एक सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन भी है और एक भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है। अच्छा। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में हमारे पास एक नहीं 2-3 वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, उसके ट्रायल भी चल रहे हैं, जो हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी कर रही है, वो भी तब तक खत्म हो जाएंगे और उसके भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल सकता है। तो हमारे पास एक नहीं, उम्मीद यह है कि ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल होंगी और वो फिर हम ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्योंकि उसी हिसाब से ज्यादा डोजेज अवेलेबल। एक चीज मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर गुलेरिया आपसे, जिसको लेकर ये खास बातचीत हमने रखी आपके साथ। ये कहा गया कि हर एक भारतीय को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, इसका क्या मतलब है? इस पर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं कि सबको क्यों नहीं लगाया जाएगा? अगर हम समझें कि हम वैक्सीन लगा के क्या करना चाहते हैं, वैक्सीन लगा के हम 2 चीजें करना चाह रहे हैं। एक तो अपनी मोर्टेलिटी कम करना चाह रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि उन लोगों को तो वैक्सीन डेफिनेटली लगनी चाहिए जिनको सीवियर कोविड के चांसेस ज्यादा हैं। बुजुर्ग लोग जो है, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या और किडनी की प्रॉब्लम है, तो इनको वैक्सीन तो जरूर लगना चाहिए। दूसरा हमारा जो एम है वो ये है कि हमारे केसेस कम हो और पैंडेमिक खत्म हो, जिससे हम बैक टू नॉर्मल आ जाएं, इकोनॉमी में बैक टू नॉर्मल आ जाए। इसके लिए हम अपने देश में 50 से 60% लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं और उस जो हाई रिस्क में नहीं आते, तो जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है ये हमें समझना चाहिए कि ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है।
एक इन्फेक्टिव व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन नहीं है उसको खांसी से या सांस के रास्ते से फैलता है। अगर हम इतनी पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर ले जिनको इन्फेक्शन नहीं हो, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, तो इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाएगी। वायरस अपने आप ही फैल नहीं पाएगा और वो एक ही व्यक्ति में रहेगा, वो दूसरे व्यक्ति को आगे फैला नहीं पाएगा, जिससे जो R0 है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ ट्रांसमिशन, वो इतना कम हो जाएगा कि अपने आप ही केसेस बिना वैक्सीन के भी कम हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, अब आपने कहा 50 से 60%, यानी करीब 70 से 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये वैक्सीनेशन का लगाने का कार्यक्रम रहेगा, अगर हर एक को नहीं तो? हाँ, इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि कई लोगों को अपने आप इन्फेक्शन होकर इम्यूनिटी हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो सीरो सर्वेलेंस है, उसमें हमने ये देखा कि ऑलरेडी 20 से 25% या 30% कई जगह में लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन होकर उनमें एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अगर हम उसको भी ऐड करें तो उस हिसाब से हमें जो वैक्सीन देने की जरूरत पड़ेगी शायद इस नंबर से भी थोड़ा कम पड़े। पर इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि जो लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है उनकी इम्यूनिटी कितनी देर रहती है, और दूसरा जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं उसकी भी इम्यूनिटी कितनी देर रहती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक दफा आपको टीका लगा तो आपको कोविड हमेशा के लिए नहीं होगा, या हम ये कह सकते हैं कि ये आपको टीका लगा तो आपको 1 साल भर की प्रोटेक्शन है, उसके बाद चांसेस हैं और फिर हमें साल बाद फिर एक बूस्टर डोज देना पड़ेगा। तो ये जो डेटा है ये तो आस्ता आस्ता अगले साल आएगा और इसी पे बेस्ड हो पाएगा कि हमें कितने लोगों को वैक्सीनेट करना है और पैंडेमिक किस तरह से बिहेव करेगा। केसेस एकदम खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े केसेस हर जगह पे बाद में भी आते रहेंगे, जैसे और बीमारियों में हम देखते हैं। अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर गुलेरिया, आपने कहा कि जो लोग कोमॉर्बिड्स हैं, जो लोग ज्यादा जिनको खतरा है, उनको पहले ये टीका लगना चाहिए। तो जो लोग, ये मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में पूछ रहा हूं, जिन लोगों को कोमॉर्बिड होते हुए कोविड हो चुका है और वो ठीक हो गए हैं, कोविड से नेगेटिव हो गए हैं, क्या उनको ये वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें उनको वैक्सीन देना ही चाहिए या नहीं, क्योंकि हमें दो चीजें समझनी चाहिए। एक तो चीज ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको चाहे कोमॉर्बिडिटी भी हो, जिनको कोविड हुआ, उनका टेस्ट नहीं हुआ और वो ठीक हो गए। हम जानते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और वो भी कोविड से रिकवर कर जाते हैं। अगर हम इन सारे लोगों की पहले खोज करें और फिर वैक्सीन दें तो ये एक अपने में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि जिनको कोविड हुआ और वो रिकवर कर गए, अभी हमारे पास क्लियर डेटा नहीं है कि वो कितनी देर तक उनको प्रोटेक्शन रहेगी। तो अब ये हम नहीं कह सकते कि जिनको कोविड हुआ है अब आपको 6 महीने या साल भर के लिए कोविड नहीं हो सकता। तो सेफर ऑप्शन यही रहेगा कि हम सब जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, चाहे उनको कोविड हुआ हो या ना हुआ हो, सबको हम वैक्सीनेट कर दें। डॉक्टर साहब, अब एक चीज और क्लियर करिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जिनको एक बार वैक्सीन लग गई, चाहे वो सीरम की हो, चाहे वो जाइडला की हो, चाहे वो किसी और की हो, क्या वो हमेशा के लिए उसके अंदर एंटीबॉडीज आ जाएंगी या वो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद दोबारा टीका लगा सकते हैं? और जब तक उनके अंदर टीका का असर है, क्या वो कैरियर बन सकते हैं? क्या वो किसी और को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि जो टीका हम देते हैं वैक्सीन, वो किस टाइप की इम्यूनिटी देता है। एक हम कहते हैं स्टेरलाइजिंग इम्यूनिटी। उसका ये मतलब हुआ कि आपको वैक्सीन जब लगी तो आप में इतनी एंटीबॉडीज बनी कि आपको कोविड बिल्कुल हो ही नहीं सकता, और अगर आपको कोविड नहीं हो सकता तो आप और किसी को बीमारी नहीं फैला सकते। दूसरा ये है कि हम ये कहें कि आपको टीका लगा, कोविड से आपको प्रोटेक्शन मिली, तो जब अगर आपको कोविड हुआ तो आपको माइल्ड कोविड होगा, आपको सीवियर कोविड नहीं होगा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अभी भी इन्फेक्शियस हो सकते हो और लोगों को थोड़ा इन्फेक्शन दे सकते हो। ये जो डेटा है ये अभी क्लियर नहीं है। ये काफी हद तक ये माना जा रहा है कि जो नई वैक्सीन आ रही हैं वो आपको इतनी इम्यूनिटी दे सकते हैं कि आपको टोटल प्रोटेक्शन मिल पाए, लेकिन हो सकता है कि कुछ वैक्सीन से पूरी तरह से आपको इम्यूनिटी ना मिले और आप तब भी थोड़ा आपको माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा आपका सवाल था कि कितनी देर तक ये प्रोटेक्शन लास्ट करेगा, कि इम्यूनिटी आपकी बॉडी में कितनी देर तक रहेगी। ये अभी सवाल जो है ये क्लियर नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि वैक्सीन से कम 9 महीने या साल भर का प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये नई वैक्सीन है और जो ट्रायल हुई है उसमें अभी इतना लॉन्ग फॉलोअप नहीं है,
और सारे लोगों में हम फॉलो अप नहीं कर रहे कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उसमें कितनी प्रोटेक्शन है। ऐसा तो नहीं कि वो 6 महीने बाद कुछ कम होने लगती है। ये तो अभी जो फॉलो अप हम करेंगे टीका लगाने के बाद, तब ये डेटा क्लियर होगा और तब ये पता चलेगा कि बाद में आपको फिर से एक टीका बूस्टर लगाने की जरूरत तो नहीं है, साल बाद या 2 साल बाद। हम ये जानते हैं कि कई वायरसेस हैं, जैसे फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वाली जो वायरस है जिसने स्वाइन फ्लू पैंडेमिक किया था, उसका टीका हर साल लगाना पड़ता है क्योंकि वो वायरस थोड़ा सा म्यूटेट कर जाता है। तो दूसरा जो एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक जो डेटा है उसमें ये आया है कि जो वायरस है उसमें छोटे मोटे म्यूटेशन हुए हैं, लेकिन कोई इतना म्यूटेशन नहीं हुआ वायरस में कि टीका असर नहीं करेगा जी। तो अभी तक जो वैक्सीन बन रही है वो असरदार है। डॉक्टर साहब, फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीन ट्रायल हो चुके हैं लगभग सारे वैक्सीन के। किस तरह के साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं? क्या कोई साइड इफेक्ट्स है भी या टोटली सिक्योर रहेगा वैक्सीनेट होने वाला व्यक्ति? हम जब साइड इफेक्ट्स देखते हैं तो हम देखते हैं माइनर साइड इफेक्ट्स या मेजर एडवर्स इफेक्ट्स जो हम कहते हैं जी। तो माइनर साइड इफेक्ट्स तो देखे जाते हैं, जैसे जहां पे टीका लगा वहां पे थोड़ा सा दर्द हुई या वहां पे लाली होगी, रेडनेस होगी टीके की साइड पे, या इंजेक्शन के बाद थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए बुखार हुआ या शरीर में दर्दें हुई, इस टाइप के माइनर साइड इफेक्ट्स तो टीके के साथ देखे गए हैं। डॉक्टर गुलेरिया, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, जैसे ब्रिटेन ने अपना प्लान तैयार कर लिया है किस तरीके से उसको लोगों को वैक्सीन देनी है, भारत में किस तरह की तैयारी है कि हम किस तरह के लोगों को कैसे दवाई पहुंचाएंगे, कैसे टीका लगेगा? टीका क्या वहीं लगेगा जैसे यहां हाथ पे लगता था, जो हम बचपन में देखते थे हम लोगों के हाथों में टीका के निशान है? ये सब चीजें जी। तो ये जो बड़े हाई लेवल पे इसकी काम चला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी एक हाई लेवल की कमेटीज और सब कमेटीज बनाई है, जिसमें टीका जब आ जाएगा, उसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल जाएगी, तो उसकी पूरी प्लानिंग हो रही है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है और ये भी साथ साथ ही हो रहा है। तो जैसे जैसे हमें टीका लगाने की अप्रूवल मिलेगी अथॉरिटी से, ये काम भी एकदम शुरू हो जाएगा और विद इन अ वीक टीका लगा पाएंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं, जैसे अप्रूवल मिलेगा 1 हफ्ते के भीतर टीका लगाने का काम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया, ये भी बताइए, हिंदुस्तान के तमाम हजारों लाखों दर्शकों को इस वक्त आपको देख रहे हैं, जब ये टीके का काम शुरू होगा तो घर घर जाके लगेगा, डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा, अस्पतालों में जाना पड़ेगा, इसका क्या इंतजाम किया जा रहा है? और जो रूरल इंडिया में लोग हैं, जो दूर दराज के हिंदुस्तान में रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचेगा? इसमें बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि इसको किस तरह से हम पूरे देश में दिया जाए। एक तो मैकेनिज्म है, जैसे हम इलेक्शन करते हैं, पोलिंग बूथ बनाते हैं, स्कूलों में बनता है या और जगह बनते हैं, जहाँ पे लोग आके अपना इंजेक्शन लगा सकते हैं। हम कई इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम भारत में किए हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं। पल्स पोलियो जो हमने रिसेंटली किया है, पूरे देश में पोलियो का बिल्कुल जो हमने ड्रॉप्स दी हैं, तो उसी तरह से सारे देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन रहा है, जिसमें सेंटर और स्टेट की कोऑपरेशन के साथ हर एक एरिया में जैसे इलेक्शन होता है उसी टाइप से टीका भी दिया जाए। मतलब वैक्सीनेशन एक बूथ बनेगा, वहां पर लोग जा सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से अपना आई कार्ड दिखा के, आधार कार्ड दिखा के। ये शायद आधार कार्ड दिखाना पड़ सकता है ना डॉक्टर साहब, क्योंकि ये आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत भी पड़ेगी। कुछ हद तक डॉक्यूमेंटेशन की बढ़ेगी, सॉफ्टवेयर उस टाइप का बनेगा जिससे पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो पाए और जिससे हम ये भी देख पाए कि अगला जो उसका सेकेंड डोज लगना है वो भी फिर उनको रिमाइंडर चले जाए कि आपको फिर इस दिन आना है और अपना दूसरा जो शॉट है टीके का वो भी लगाना है, जिससे वो दूसरा डोज मिस ना हो। जी, एक चीज और आसान भाषा में समझा दीजिए डॉक्टर गुलेरिया, जब आप फ्रंट लाइन वर्कर्स बोलते हैं तो वो सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ है या और भी कोई लोग हैं? फ्रंट लाइन वर्कर्स में तो और भी लोग हैं, हमारे जो पुलिस कर्मी है या सीआरपीएफ वाले लोग हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं सैनिटेशन वाले, और जो लोग कोविड एरियाज में काम कर रहे हैं या कोविड लोग की एरियाज में जा रहे हैं, हमारे आशा की जो ग्राउंड लेवल में आशा या और वर्कर्स हैं जो घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं या लोगों की देख रहे हैं कि उनको कोविड जैसे कोई लक्षण तो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज के अलावा बहुत ज्यादा और लोग हैं जो
हमारी इस पूरी लड़ाई में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिससे हम केसेस हॉस्पिटल में भी और कम्युनिटी में भी कम कर पाएं और जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएं। तमाम पुलिस के अधिकारी, सीआरपीएफ के लोग, जवान, इन लोगों के लिए राहत की खबर पहले आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया अपना वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।